आज जो स्टोरी हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है डिलीवरेंस, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। डिलीवरेंस को हम सदगति के नाम से भी जानते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने जात पात को लेकर हो रहे भेदभाव पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टोरी पर आते हैं। तो कहानी शुरू होती है दुखी से। दुखी शूद्र कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो दुखी और उसकी वाइफ झरिया दोनों बैठ के बात कर रहे हैं और थोड़े टेंशन में हैं, क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। तो अब दुखी और झरिया ये बात कर रहे हैं कि उनकी बेटी की एंगेजमेंट के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाना है। ठीक, अब दोनों को टेंशन इस बात की है कि वो पंडित जी को अपने घर पर मुहूर्त निकालने के लिए इनवाइट कैसे करें, जिससे कि वो आसानी से मान भी जाएं। तो पास ही के एक गांव में एक पंडित रहता है, जिसको कहानी में ब्राह्मण घासीराम का नाम दिया गया है। तो अब दुखी और झरिया ये बात करते हैं कि अगर घासीराम यहाँ पे आएगा तो उसे कैसे बिठाएंगे। तो झरिया कहती है कि पास के ठाकुर से हम चारपाई लेके उसे बिठा देंगे, पर दुखी अच्छी तरह जानता है कि वो ठाकुर उन्हें पानी तक नहीं देता, तो चारपाई तो बहुत दूर की बात है। दुखी कहता है जो भी होगा देखा जाएगा, और वो घासीराम के घर को रवाना होने की तैयारी करने लगता है। तैयारी में दुखी एक सूखी घास का बंडल रैप करता है ब्राह्मण को प्रेजेंट करने के लिए, उसे ग्रीट करने के लिए। इसके बाद वो अपने घर से निकल जाता है। अब रास्ते में उसे एक गौंड कम्युनिटी का व्यक्ति मिलता है, जिसका नाम है चिखुरी। चिखुरी दुखी से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो दुखी उसे बताता है कि वो घासीराम के घर जा रहा है उसे इनवाइट करने, ताकि वो उसकी बेटी की मंगनी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बताए। अब दुखी और चिखुरी के बीच में इतनी बात होती है और फिर वो आगे बढ़ता है। चलते चलते अब वो घासीराम के घर पहुंच जाता है। दुखी देखता है कि जो घासीराम है वो पूजा पाठ कर रहा है कुछ, तो वो उसके लिए वेट करता है। घर के बरामदे में तेज़ धूप में दुखी बहुत देर खड़ा रहता है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही घासीराम का काम ख़त्म होता है तो वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आने का कारण क्या है। तो दुखी उसे ग्रीट करने के लिए वो बंडल देता है जो वो अपने घर से लेके आया था घास का। तो इस पर घासीराम कहता है हाँ हाँ वहाँ पटक दो जानवरों के पास। इसके बाद दुखी घासीराम को बताता है कि उसकी बेटी के एंगेजमेंट के लिए उसको मुहूर्त चाहिए, इसलिए वो घासीराम को इनवाइट करने आया है कि उसके घर पर आकर वो अच्छा सा मुहूर्त देखकर उसे बताएं। इस पर घासीराम कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, पहले मेरे घर के कुछ काम कर दो, फिर मैं सोचता हूँ। अब घासीराम दुखी को 3 काम बताता है, जिसमें से पहला काम होता है कि उसे उसके घर का पूरा आंगन साफ कर कर मिट्टी और गोबर से पोतना होगा। दूसरा काम घासीराम बताता है कि दुखी को उसकी गायों को चारा डालना होगा। और तीसरा काम दुखी को बताया जाता है कि एक मोटी लकड़ी को उसे छोटे छोटे प्लैंक बना के काटना है। अब ये सुनते ही दुखी के सामने उसकी बेटी का चेहरा आ जाता है और वो अपनी बेटी के लिए ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। दुखी जानता है कि इस उम्र में इतना काम करना उसके लिए मुश्किल है, उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, पर फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए वो इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। दुखी जल्दी से झाड़ू उठा लेता है और उसका आंगन साफ करने लगता है। सारा आंगन साफ करने के बाद वो गोबर और मिट्टी लेकर आता है और आंगन पोतना शुरू कर देता है। लगभग 1.5 घंटा बीत गया है। ब्राह्मण की वाइफ लंच बना रही है और खाना पकने की खुशबू दुखी के पास आ रही है, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब आंगन साफ करने के बाद घासीराम फटाफट से खड़ा होता है और ब्राह्मण की गायों को चारा खिलाने जाता है। कड़ी धूप में वो बार बार नंगे पैर घासीराम के खेत से घास लेके आता है और गायों को चारा डालता है। देखते देखते 3 घंटे बीत जाते हैं और दुखी के 2 काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक और आखिरी काम बचा है, लकड़ी को काटकर छोटे छोटे प्लैंक्स बनाना। दुखी अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है और उसे भूख भी लगी है, पर अभी भी एक काम बचा हुआ है जिसको पूरा करके ही दुखी दम लेगा। अब जो लकड़ी दुखी को काटनी है वो कैसी है, वो एक पेड़ का कटा हुआ तना है, जिसको दुखी को छोटे हिस्सों में काट के रखना है।
अब घासीराम बाहर अपने आंगन में चारपाई डाल के बैठ जाता है और वो दुखी को देखता है कि ये काम कैसे कर रहा है। पर जो हमारा दुखी है वो अभी लकड़ी को देख के सोच रहा है कि वो शुरू कैसे करे, क्योंकि दुखी को पेड़ काटने का, लकड़ी काटने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो एक ग्रास कटर है। उसने खुरपी से घास तो बहुत काटी है पर लकड़ी काटने का तजुर्बा उसे नहीं है। अब वो खुरपी उठाकर लकड़ी पर वार करना शुरू कर देता है, पर वो तना इतना मोटा है उस पर कुछ असर नहीं हो रहा खुरपी का। दुखी फिर भी उस पर तेज़ तेज़ वार करता है और अंत में वो खुरपी को फेंक देता है। दुखी के हाथ काँप रहे हैं पर लकड़ी को अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब दुखी ने कुल्हाड़ी उठा ली है। कुल्हाड़ी उठा के वो लकड़ी पर वार करना शुरू करता है। दुखी अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी पर वार करता है पर इससे भी कुछ नहीं होता। हालांकि लकड़ी का तना अब थोड़ा छिलसा गया है पर अभी भी बहुत काम पड़ा है। उसे पहले वो तना 2 हिस्सों में बांटना है, 2 हिस्सों में तोड़ना है उस तने को। गर्मी में इतना परिश्रम करने के बाद दुखी को कमज़ोरी फील होने लगती है और वो कुल्हाड़ी को एक साइड रखकर थोड़ी देर बैठ जाता है छाए में। उसे महसूस होता है कि अब उसे काम करने के लिए थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है। तो अब एनर्जी के लिए दुखी को टोबैको की एक सिगार चाहिए होती है, जिसको स्मोक करके उसको थोड़ी एनर्जी फील होती है। वो घासीराम की वाइफ से पूछने की सोचता है पर उसे पता है कि वो उसकी मदद नहीं करेंगी, क्योंकि जो दुखी है वो शूद्र कम्युनिटी का है और जो घासीराम की फैमिली है वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अब वो सोचता है कि उसकी मदद कौन कर सकता है, उसे सिगार कौन दे सकता है। तो उसे याद आता है कि हाँ, उसका जो दोस्त है चिखुरी, वो ज़रूर उसकी मदद करेगा। अब दुखी चिखुरी के घर को रवाना हो जाता है। चिखुरी के पास जाके वो सिगार की डिमांड करता है और एक अच्छा इंसान होने के नाते चिखुरी उसकी मदद भी करता है, उसे सिगार दे देता है वो। पर इसके बाद वो उसको ये भी बोलता है कि तुम्हें घासीराम का काम नहीं करना चाहिए, तुम उसके नौकर नहीं हो, क्योंकि घासीराम का तो काम ही यही है कि वो मुहूर्त देख के बताए। उसे कोई अधिकार नहीं कि वो तुम्हें नौकर की तरह यूज़ करे। पर दुखी चिखुरी की बात नहीं मानता, क्योंकि उसे अपनी बेटी के इंगेजमेंट के लिए मुहूर्त निकलवाना होता है और वो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। चिखुरी से सिगार लेने के बाद दुखी फिर घासीराम के घर की ओर चल पड़ता है। अब सिगार को जलाने के लिए उसे आग की ज़रूरत होती है। तो दुखी के दिमाग में आता है कि जो घासीराम की वाइफ थी वो उनका लंच तैयार कर रही थी, तो घासीराम के घर पे उसको आग तो ज़रूर मिल जाएगी। जैसे ही वो घासीराम के घर पहुंचता है तो वो घासीराम की वाइफ से आग मांगता है सिगार जलाने के लिए। इस पर घासीराम की वाइफ बुरा मान जाती हैं और अपनी रसोई से एक जलता हुआ कोयला उठाकर लेके आती हैं और दुखी को फेंक कर देती हैं। जैसे ही कोयला दुखी की तरफ फेंकती हैं वो, तो जलता हुआ कोयला दुखी के सर पर गिर जाता है। दुखी फटाफट वो कोयला अपने हाथों द्वारा सर पर से हटाता है तो उसके हाथ भी जल जाते हैं। अब दुखी थोड़ा पुराने ख्यालों का व्यक्ति है, तो उसे लगता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो वही डिज़र्व करता है। उसने पुराने जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसकी सज़ा भगवान ने उसे शूद्र कम्युनिटी में पैदा करके दी है, और जो भी उसके साथ हो रहा है, जैसा व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है, वो उसके बुरे कर्मों का नतीजा है। ये सोचते हुए दुखी अपना सिगार जलाता है और उसे कोने में बैठकर स्मोक करने लगता है। अब सिगार पीने के बाद दुखी के अंदर वो महसूस कर पा रहा है कि एक ऊर्जा संचारित हो रही है। वो एक बार फिर कुल्हाड़ी उठाता है और उस लकड़ी पर वार करने लगता है। दुखी अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी के तने पर वार कर रहा है, पर लकड़ी का तने को कुछ नहीं होता, वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। अब घासीराम वहीं पे आंगन पे चरपाई पे बैठा हुआ है और सब देख रहा है। अब पीछे से घासीराम उसको आवाज़ दे दे के उसको चीयर करने लगता है, हाँ घासीराम कर, होगा तुझसे होगा। वहीं पीछे से घासीराम उसको आवाज़ दे देकर चीयर कर रहा है और अपना काम जल्दी निपटाने की बोल रहा है। दुखी की आंखों के सामने फिर उसकी बेटी का चेहरा आ जाता है और वो पूरी ताकत लगाकर प्लैंक पर वार करना शुरू कर देता है और लगातार करता ही जाता है। दुखी को अपने अंदर एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही है जो कि उससे ये काम करवा रही है। उसने कभी भी इतनी पावर लगा के काम नहीं किया जितना वो अब कर रहा है, और देखते ही देखते वो लकड़ी का तना 2 हिस्सों में विभाजित हो ही जाता है। इसके बाद दुखी के हाथों से कुल्हाड़ी छुटकर गिर जाती है और दुखी भी गिर जाता है, और इसके बाद दुखी कभी नहीं उठता, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है,
जो दूर बैठा हुआ घासीराम उसको देख रहा था, वो उसको शाबाशी देने उसके पास आता है और कहता है, हाँ ये हुई ना बात, ऐसे होता है काम। घासीराम दुखी को कहता है, चल अब उठ, तेरी बेटी की मंगनी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त देख लेता हूँ। पर दुखी कुछ आंसर नहीं देता। इसके बाद घासीराम उसे पैर मार के देखता है तो वो हिलता भी नहीं है। घासीराम समझ जाता है कि दुखी की मृत्यु हो चुकी है। इस पर घासीराम की वाइफ कहती है कि इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कम्युनिटी वालों को बोल दो कि इसे उठा के ले जाएंगे। अब अपनी वाइफ के कहने पर घासीराम उसकी कम्युनिटी तक मैसेज पहुंचा देता है, उसके गांव तक। पर चिखुरी जो एक जागरूक व्यक्ति था, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को कह देता है कि दुखी की बॉडी को उठाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ से, ताकि घासीराम को उसकी गलती का एहसास हो। अब चिखुरी के कहने पर गांव का कोई भी व्यक्ति दुखी की बॉडी को लेने नहीं जाता। दुखी का परिवार रोता रहता है। अब ये देखने के बाद कि इतनी देर हो गई फिर भी घासीराम की बॉडी को लेने कोई नहीं आ रहा, घासीराम क्या करता है, वो दुखी की बॉडी को बिना छुए एक रस्सी से बांधता है, उसके पैर में एक रस्सी बांधता है और उस रस्सी द्वारा उसे खींचकर गांव से बाहर ले जाता है। दुखी की बॉडी को गांव के बाहर के एक जंगल में फेंकी आता है। इसके बाद घासीराम घर लौटता है और अच्छे से स्नान करता है। घर में पूजा पाठ होती है, घर का शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि एक शूद्र कम्युनिटी का व्यक्ति उनके घर में आज आया था। दूसरी तरफ दुखी के परिवार को दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता है और वहाँ जंगल में दुखी की बॉडी को जानवरों द्वारा खा लिया जाता है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।